ही दोस्त था, विश्वास किया था उस पर, और उसने मेरे साथ मान ली ना मेरी बात। कुछ नहीं करे मैंने, कुछ नहीं करे। मेरे घर आए और मुझे उठा के ले गए। मेरी माँ उनका पीछा करते हुए पूछा उन्होंने क्या करा मेरे बेटे ने, तो बोले रेपिस्ट है तेरा बेटा। मेरी माँ वहीं पर गिर गई। इल्जाम लगाया भी तो किसका, रेप का, वो भी किसके रेप का, मेरी अपनी दोस्त के, जिसे मैं बहन मानता था, जिस हाथ पर राखी होनी चाहिए उसी पर रेपिस्ट लिख दिया। मुझे उठाकर थाने ले गए। यूं बिठाते थे और मारते थे और मारते थे। कोई कसूर नहीं, मारते थे। मैं उनसे पानी मांगता तो पेशाब करते थे मेरे ऊपर, कहते रेपिस्ट है तू, यही मिलेगा तुझे। मेरी माँ अपने सारे गहने बेच कर मेरी जमानत कराने आई। बहुत मारते थे वो लोग मुझे, लेकिन उन्हें दिखा नहीं सकता था, इसलिए कुछ मेहनत करके मैं खड़ा हुआ और बोला मैंने, देख माँ बिल्कुल फिट हूं मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। लेकिन उन्होंने भी बोला मुझे पता है इन लोगों ने तुझे बहुत मारा है, और मैं वही टूट पड़ा। बोला मैंने, हाँ माँ मुझे कुत्तों की तरह मारे, कुत्तों की तरह मारे मुझे। मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे घर से बाहर जाने को भी बोला। लेकिन एक दिन जब मैं घर की तरफ पहुंचा, मैंने देखा मेरे घर पर आग लगा दी थी उन्होंने। मेरे को किसी ने भी मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मेरी माँ मैं गया बात में, मैंने देखा मेरी माँ वहीं पर, मेरी माँ आग में यूं उठा करके उन्हें मैं शमशान घाट की तरफ लेकर गया। किसी ने भी उन्हें करना नहीं दिया। अरे मेरी जिंदगी तो पहले ही खत्म हो गई, लेकिन मेरी माँ को क्यों मारा उन्होंने, क्यों? सब बताओ। यूनिसेफ सेज कि इक्वालिटी का मतलब होता है कि लड़का और लड़की या आदमी और औरत को सेम टाइप्स के राइट्स, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज और प्रोटेक्शन मिले, ना कि वो सेम है या उनके साथ सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए। इक्वालिटी बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें, we'll see that the concept of misogyny has been prevailing. Women are believed to be the weaker section of the society. On the other hand, men are generally expected to be strong, aggressive, and bold. In our society, men are not supposed to cry or be vulnerable because they are considered as the strong gender type. लड़के रोते थोड़ी ना है. Since we have assumed women to be weaker, our laws protect their rights and give them a platform where they can raise their voice and fight for their justice. According to Criminal Law Amendment Act 2008, Section 375 of the Indian Penal Code defines rape as sexual intercourse with women against her will, without her consent, by coercion, misrepresentation or fraud, or at any time when the woman has been intoxicated or duped, or is unsound of mental health in any case if she is under 18 years of age. It states that men are the only perpetrators and women are the only victims. In a movie, Section 375, starring Akshay Khanna and Richa Chadha, we see that Rohan Khurana, a celebrated filmmaker, stand accused of rape by Anjali Dangre, a junior costume designer, and sentenced to 10 years of jail time by session court. At the end of the movie, Richa Chadha was playing the role of a lawyer providing justice to girl faced trickery by the victim who was not actually raped and just wanted to take revenge from the accused. She issued a law of Section 375. Akshay Khanna, who understood the trickery, tried to save the accused, but the society has already made up their mind. Before the ruling of the court could be announced, the society marked accused guilty, irrespective of any proof. The accused has to spend 10 years of jail. In 2014, the Delhi Commission of Women put out a report stating that
53% of rape cases filed between April 2013-14 July were false. भारत के राष्ट्रपति द्वारा लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, इसे पॉक्सो के नाम से भी जानते हैं, वर्ष 2012 में लागू किया गया था। इसे लागू करने के पीछे जितनी वजहें थी उनमें मुख्य वजहें यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और बच्चों के खिलाफ हो रही जितनी भी आपराधिक गतिविधियां थीं उन पर रोक लगाना था। परंतु एक सर्वे के मुताबिक कई चौंका देने वाले तथ्य सामने आए हैं। जितनी भी यौन उत्पीड़न की मामले सामने आए हैं उनमें से 50% से अधिक मामले लड़कों के खिलाफ हैं। यदि हमारे समाज में लड़के सुरक्षित नहीं हैं, तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि पुरुषों के खिलाफ कोई भी आपराधिक गतिविधियां नहीं होती हैं। Moreover, a new bill has been presented, the Criminal Law Amendment Bill 2019, which makes sexual assault a gender-neutral crime. Though it nowhere mentions rape and gives a vague definition of sexual assault, this bill is yet to be passed. Even when these laws exist, people simply cannot digest the fact that a woman can rape a man. If a guy tells someone that he was molested by a girl, people will plainly laugh it off, suggesting that the guy should have enjoyed it instead of feeling violated. By this, we do not mean that only a woman can assault a man. Any gender can be a perpetrator or a victim. Rape is a serious crime against which all the genders should have access to raise their voice. 377 के तहत ये बताया गया है कि अगर कोई भी गे किसी मेल के साथ रेप करने की कोशिश करता है या कोई भी गलत हरकत करता है तो वह एक अपराध है और वह आदमी उसके खिलाफ किसी भी पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। लेकिन वह आदमी अपनी आवाज उठाने से और अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने से डरता है, क्योंकि वह ये समझता है कि हमारी सोसाइटी, उसके फ्रेंड्स, पुलिस और मीडिया ये समझेगी कि वो भी गे है या उसका चरित्र खराब है। इसलिए वो कभी भी अपनी आवाज नहीं उठाता है और अपनी कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाता है। हमारी सोसाइटी में हम आज भी आदमियों के राइट्स के बारे में बात करने से शर्मिंदा महसूस करते हैं या हम उसके ऊपर आवाज ही नहीं उठाते। We live in a society where whosoever is at fault, and no matter what is wrong, we understand only that much which our narrow mindsets allow. If there is a rape case being discussed, we will by default mark the guy as criminal. We don't allow our mind to look for proofs or think with a different perspective. जब इतने लोग आवाज उठा ही रहे हैं तो सच ही होगा ना। By this, we join the community of सारे लोग without thinking. For example, if you look at the case of Manav Singh, 17-year-old boy who committed suicide due to being falsely accused of rape of a girl. The girl confessed via #MeToo that she was raped 2 years ago. But there was no evidence. But immediately after her story that went viral, she and her friends started giving threats to Manav. कुछ दिनों पहले बॉयज लॉकर रूम एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। इसमें कुछ लड़कों ने इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप बनाया था जिसके अंदर वो लड़कियों की फोटो को रेट करते थे और उनको बॉडी शेम करते थे, जिसके चलते काफी फेमिनिस्ट ने और महिलाओं के अधिकारों पर बात कर रहे लोगों ने उसको काफी ज्यादा कोसा। सही भी था, लेकिन कुछ दिनों बाद #गर्ल्स लॉकर रूम भी आया। लोगों ने चुप्पी साध ली। इस मुद्दे को उतनी हवा नहीं मिली जितनी बॉयज लॉकर रूम को मिली थी। बॉयज लॉकर रूम में तो हमारी सोशल मीडिया पे बैठे हुए जजों ने लड़कों को फांसी की सजा तक सुना दी थी, लेकिन गर्ल्स लॉकर रूम, जिसमें वो ना सिर्फ लड़कों के खिलाफ बल्कि लड़कियों के खिलाफ भी ओछी बातें कर रही थी, उसको फेक करार कर दिया। हो सकता है ये इसलिए हुआ हो क्योंकि हमारे देश में मेंस कमीशन नाम की चीज नहीं है। अगर मेंस कमीशन होता तो शायद कोई लड़कों के खिलाफ हो रही इस आपराधिक गतिविधियों पे भी सवाल उठाता। बॉयज लॉकर रूम केस के साथ एक और केस सामने आया
जिसके अंदर स्नैपचैट के कुछ स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके अंदर 2 लड़कों की चैट है, जिसके अंदर एक लड़के का नाम सिद्धार्थ है, जो कि किसी दूसरे लड़के को एक गैंग रेप के लिए उकसा रहा है। वो लड़का नहीं माना। इसके बाद देश की जनता ने बहुत सारे सवाल इसके ऊपर उठा दिए। क्या ये सब सही है? दिल्ली पुलिस ने इसके ऊपर छानबीन की तो ये पता चला कि वो सिद्धार्थ नाम का कोई लड़का नहीं, वो एक लड़की है जिसने स्नैपचैट के ऊपर एक फेक अकाउंट बनाया है और वो किन्हीं दूसरे लड़कों को गैंग रेप के लिए उकसा रही है। ये सब जानने के बाद इस केस को बंद कर दिया गया, क्योंकि वो एक लड़की थी और इस केस को माइनर बताते हुए चाइल्ड एक्ट के तहत इस केस को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। Domestic violence cases against men has recently skyrocketed and they often go unreported because men feel too ashamed या फिर उन्हें डर लगता है कि ये कहीं वापस ही उन पे ना लग जाए case of domestic violence by women. Also, men's rights activists have been always telling us that these cases are biased against men, and this is a big reason for suicide among married men, which is twice of that of married women in India. According to SIF, Save Indian Family Foundation, these laws don't follow conventional legal premises where a person is innocent until proven guilty. Swaroop Sarkar, a spokesperson of SIF, has said that men with low incomes are rarely targeted and most victims of misuse are well off. He has claimed that these laws assume that women are always truthful and don't place much importance on evidence. He has termed misuse of these laws legal terrorism. In April 2003, the Supreme Court of India granted a woman divorce on the grounds of mental cruelty. Although 4 or 5 out of 10 divorce cases in India allege mental agony. Ram Prakash Chugh said that if a man brought similar charges to a court, he will be unlikely to get a favorable ruling. In September 2008, the Delhi government court in a verdict said that a woman earning sufficient income is not entitled to maintenance for her divorced husband. The verdict came after a man challenged a family court's decision to grant 7,500 monthly alimony to his wife. The man had pointed out that his wife was earning 80,000 rupees for a month and had no other responsibilities. तो आइए हम बात करते हैं जसलीन और सब्रजीत के केस का। जसलीन एक छात्र थी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और उन्होंने सब्रजीत के ऊपर आरोप लगाया था बदतमीज़ी का, और उसी वक्त सब्रजीत को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया था, जिसके बाद से सब्रजीत का कैरियर, उनका जॉब, सब कुछ चला गया था। और हर महीने की 13 तारीख को एक हीरिंग होती थी जिसमें जसलीन कभी भी नहीं पहुंची। इसकी वजह से कितनी बार सब्रजीत को बदनामी झेलनी पड़ी और कितनी बार उन्हें दिल्ली का दरिंदा भी कहा गया। Moreover, the sexual harassment of women at workplace Act 2013 is not gender neutral and applies to the protection of women only. Rajesh Vakaria, a member of SIFF, has pointed out that the bill was originally gender neutral until Ministry of Women and Child Development and some NGOs intervened and changed the name. He said that it was an outdated concept to consider that the women only suffer from sexual harassment. There are men who act as if they have the world around them and are lonely inside, because man should be strong, right? There are men who get harassed but don't say because they are strong, right? There are men who haven't cried in years, however much the pain is, because men should be strong, right? There are men who never opened up about what they really feel, because men should be strong, right? There are lots of men who have never been said I love you or given a hug even from their parents, because men should be strong, right?